गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का एक चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन, उसमें स्केलर एंड वेक्टर के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। मतलब हमें डायरेक्शन की जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल में मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, करंट, डिस्टेंस, स्पीड, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। जबकि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लिया जाए कि हमें प्रतापगढ़ जाना है या इलाहाबाद जाना है, तो हमको जाना तो है, हमको ये भी मालूम है कि यहाँ से 40 किलोमीटर के बाद हम पहुंच जाएंगे वहाँ पर, लेकिन डायरेक्शन नहीं मालूम है। तो जब डायरेक्शन नहीं मालूम रहेगा तो हम हो सकता है हम कहीं और पहुंच जाएं। तो इसलिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी तो हम सही जगह पर पहुँचेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में ऐसी क्वांटिटीज़ ली जाती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, आपका ऐसे कई और क्वांटिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब हमको ये जानना ज़रूरी है कि देखिए स्केलर और वेक्टर में ज़्यादातर हमको वेक्टर के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नीड ऑफ वेक्टर्स, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, जब हम वन डायमेंशनल मोशन करते हैं, मतलब इन ए स्ट्रेट लाइन जब हम मोशन करते हैं तो हमारे पास दो डायरेक्शन होते हैं। अगर हम स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, मान लीजिए हम एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, तो हमारे पास दो डायरेक्शन होते हैं। तो हम इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और इस तरफ वाले डायरेक्शन को निगेटिव मान लेते हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव लगा करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मोशन टू डायमेंशनल होता है, मतलब जैसे कोई कार चल रही है, रोड पर चल रही है, लेकिन एक डायरेक्शन में नहीं चल रही है, स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही है, वो ऐसे से करके कार रोड पर अगर चल रही है, तो ऐसे मोशन को हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो उसमें हमारा डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है। और थ्री डायमेंशनल मोशन में हम काइट का एग्जांपल ले सकते हैं, या बर्ड जो स्काई में उड़ती है वो थ्री डायमेंशनल मोशन करती है। तो उसमें भी हमारा जो डायरेक्शन होता है वो बार बार चेंज होता रहता है। और देयर आर सो मेनी डायरेक्शंस इन टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। तो इन टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल मोशन द ऑब्जेक्ट कैन हैव लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन बहुत अधिक होते हैं। और इन ऑर्डर टू डील विथ सच सिचुएशन, और हम इन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वी नीड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स, हम वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो वेक्टर का यूज हम ज़्यादातर टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन में करते हैं। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बहुत देखिए है तो इजी,
लेकिन इसको जब हम क्वेश्चंस में कई जगह यूज़ करते हैं तो बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है, हालांकि ये इतना कठिन नहीं है। देखिए, ए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। जो वेक्टर क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर होती हैं, उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं विथ एन एरो हेड ओवर इट, और उसके यहाँ पर एरो लगा रहता है और पीछे एरो नहीं लगा रहता है। तो इस पॉइंट को बेटा हम लोग हेड कहते हैं, हेड, सॉरी इसको हम लोग कहेंगे टेल, और जहाँ एरो होता है वहाँ पर उस पॉइंट को कहते हैं हेड। तो देखिए, मान लीजिए सपोज ए बॉडी हैज़ वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। मान लीजिए एक बॉडी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है, और वो किस तरफ जा रही है, ईस्ट की तरफ जा रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक डायरेक्शन बना लेते हैं, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ, इस तरफ ईस्ट, इस तरफ वेस्ट। इसका मतलब हम जो ऑब्जेक्ट, जो फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हम लेंगे ओरिजिन से। तो मान लिया कि ये ओरिजिन है, और ओरिजिन से अगर हम 40 सेंटीमीटर लेते हैं डिस्टेंस, तो हो सकता है हमारी लाइन काफ़ी बड़ी हो जाए। तो मैथमेटिक्स में ये बताया गया है कि हम लोग एक यूनिट कंसीडर कर लेते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमने जब ये एक यूनिट कंसीडर कर लिया कि 1 सेंटीमीटर ये 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर है, तो हमें 40 किलोमीटर पर आवर को दिखाने के लिए केवल 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा और एक एरो बना देना है, और ये एरो का डायरेक्शन ईस्ट की तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे वेक्टर को ऐड किया जाता है, कैसे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। मोशन इन ए प्लेन में एक टॉपिक है पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो पोजीशन वेक्टर होता है और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ये बेटा 2 डायमेंशनल में भी लिया जाता है, 3 डायमेंशनल मोशन में भी लिया जाता है। तो हम आपको 2 डायमेंशनल मोशन में पोजीशन वेक्टर को और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को किस तरीके से दिखाया जाता है, इसको हम बता रहे हैं। देखिए, पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए एक y एक्सिस है और एक x एक्सिस है। जब कोई मोशन एक्स वाई एक्सिस या एक्स वाई प्लेन पर होता है, तो ऐसे मोशन को 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारा एक्स वाई प्लेन में यहाँ पर है, और वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है। वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर है, रेस्ट पर है, मोशन नहीं कर रहा है। तो हमें इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालनी है पोजीशन वेक्टर के रूप में। तो हम लोग क्या करते हैं, ये आपका ओरिजिन है, इसको ओरिजिन से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ओरिजिन से कनेक्ट करने के बाद ये जो डिस्टेंस है, यही आपकी पोजीशन वेक्टर है। ए वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिफरेंस टू ओरिजिन, ओरिजिन के रेफरेंस में, ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है।
इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट P है, तो क्या हम इसको एक्स वाई करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं? व्हाट इज एक्स? एक्स आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और ये वाई क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू विथ रेफरेंस टू ओरिजिन हमने इसकी पोजीशन को निकाला। अब आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हमने कंसीडर किया, ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर है, ए पॉइंट पर है, और ये ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के बाद ये कहाँ पहुँच जाता है? बी पर पहुँच जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट ए को भी आप ऐसे मिलाएंगे, पॉइंट बी को मिलाएंगे। ये जो लाइन है ये बता रही है पोजीशन एट टाइम टी। ए की पोजीशन किसी टाइम टी पर यहाँ पर है, और ये क्या बता रहा है? पोजीशन एट टाइम टी डैश। मान लीजिए टी डैश टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी है। ठीक है, तो ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो, बी और ए के बीच की जो डिस्टेंस देख रहे हो, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से हमने पोजीशन वेक्टर को और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझा। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नंबर 1, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शंस। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और उसका डायरेक्शन भी सेम होता है। देखिए ये जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है, दोनों की लेंथ सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। निगेटिव वेक्टर्स। निगेटिव वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं, द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए बट अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। देखिए हमने दो वेक्टर लिया है, एक का डायरेक्शन इस तरफ है, एक का डायरेक्शन इस तरफ है। दोनों की लेंथ सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग निगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर निगेटिव वेक्टर्स। अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर दोनों वेक्टर में से हम किसी एक वेक्टर को निगेटिव कर देते हैं, जैसे हमने बी वेक्टर को निगेटिव कर दिया और यहाँ पर ए वेक्टर को निगेटिव कर दिया, तो ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल वेक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, हमें करना क्या है? अगर दो निगेटिव वेक्टर्स को हमें इक्वल वेक्टर में चेंज करना है तो हमें दोनों में से किसी एक वेक्टर में निगेटिव साइन लगा देना है। तो इस तरीके से वो निगेटिव वेक्टर इक्वल वेक्टर बन जाते हैं। अब आता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। देखिए इट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही
मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहलाता है। जैसे देखिए ये वेक्टर ए है, इसका हमने मॉडुलस लिया, ये माइनस वेक्टर ए है, इसका भी मॉडुलस लिया, तो ये ए के इक्वल हो जाता है, मतलब ये मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है। तो कोई भी वेक्टर का मॉडुलस ले, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, इट कन्वर्ट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यहाँ से वेक्टर हट जाएगा, ठीक है। अब आता है यूनिट वेक्टर। इट इज ए वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसी भी कैपिटल लेटर ए के ऊपर अगर हम कैप लगा देते हैं, देखिए ये ए के ऊपर अगर कैप लगा है तो इसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है? वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो जब हम वेक्टर ए का मॉडुलस लेंगे तो ये कन्वर्ट होके ए बन जाएगा, तो वेक्टर ए अपॉन ए। अब आता है फिक्स्ड वेक्टर। क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग फिक्स्ड वेक्टर कहते हैं। हमें इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मालूम हो। फ्री वेक्टर किसे कहते हैं? ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट हमें ना मालूम हो, इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग फ्री वेक्टर्स कहते हैं। कोलिनियर वेक्टर, ये द वेक्टर विच आइदर एक्ट along the same line or along the parallel line are collinear vector। ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन को भी रिप्रेजेंट करते हों या पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करते हों, ऐसे वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। देखिए हमने 3 फिगर बनाए हैं, एक ये फिगर है, एक ये फिगर है, एक ये फिगर है। इस फिगर में देखिए अगर ये एरो ना लगाएं तो ये दोनों लाइन एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन एरो लगने से ये हो गया कि ये अलग वेक्टर है, ये अलग वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, फिर भी ये कोलिनियर वेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, लेकिन एक का मैग्नीट्यूड छोटा है, एक का मैग्नीट्यूड बड़ा है, लेकिन पैरेलल लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जब पैरेलल लाइन दिखाई देती है तो ऐसे वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। इस कंडीशन में एक वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, एक वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन ये एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये तीनों ही कोलिनियर वेक्टर हैं। अब आता है कोप्लेनर वेक्टर। एक ही प्लेन पर अगर 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर यूज किए जाते हैं तो उन्हें हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। द वेक्टर्स विच एक्ट इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, ये एक ऐसा वेक्टर है विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट। जितने भी वेक्टर आप यहाँ पे देख रहे हैं सबका इनिशियल पॉइंट सेम है, यहीं से ये वेक्टर निकल रहा है। तीनों वेक्टर निकल रहे हैं तो ये इनिशियल पॉइंट है। तो जब सेम इनिशियल पॉइंट दिखाई दे तो ऐसे वेक्टर को हम लोग को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। अब आता है को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर उन वेक्टर्स को कहा जाता है जब 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर का एरो एक ही पॉइंट पर मीट हो। ये देखिए जितने भी वेक्टर हैं सबका एरो
आपका एक ही पॉइंट पर मीट हो रहा है, तो द वेक्टर्स विच हैव कॉमन टर्मिनल पॉइंट, जिसका टर्मिनल पॉइंट कॉमन हो उसे हम को टर्मिनस वेक्टर कहते हैं। अब आता है पोलर वेक्टर किसे कहते हैं। देखिए, पोलर वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहते हैं विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए एक गाड़ी चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो क्या उस गाड़ी का कोई इनिशियल पोजीशन होगा कि नहीं होगा? होगा, हम बड़े आराम से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग पोलर वेक्टर कहते हैं। एज एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ईटीसी। आता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मतलब एक एक्स के अकॉर्डिंग, एक एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर कोई मूवमेंट होता है, मतलब सर्कुलर मूवमेंट होता है, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, जैसे गाड़ी का पहिया ये सर्कुलर मोशन कर रही है, तो क्या हम किसी सर्किल का स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हैं? किसी सर्किल का स्टार्टिंग पॉइंट हम नहीं बता सकते ना। इसीलिए एक्सियल वेक्टर में कहा गया है द वेक्टर विच हैव नो स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। एग्जाम्पल में आप लोग एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम ये बता सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोगों का यहीं तक है। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। ओके।